नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है कुएं पर बैठी वह औरत लगातार बस रोए जा रही थी और उसने रोते रोते ही कुएं में छलांग लगा दी। भीड़ के बीच पहुंचकर जब उस औरत को देखा तो दीपक की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वह तो उसकी अपनी। आखिर कौन थी वह औरत? आइए जानते हैं इस कहानी में। गांव के बाहर एक सुनसान सड़क पर एक मंदिर के पास कुएं के ईंटों की बनी ऊंची सी स्लिप के ऊपर एक औरत बहुत देर से बैठी हुई थी। वहां से आने जाने वालों ने उसे पिछले कई घंटे से लगातार यहीं बैठे देखा था। कई लोगों ने उससे पूछा भी कि अम्मा, कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगी? लेकिन उसने कुछ जवाब न दिया। बस आंखों में आंसू भरकर वह बस रोए ही जा रही थी कि एकदम अचानक से न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने उस कुएं में छलांग लगा दी। तभी एक लड़का शहर से आने वाली बस से नीचे उतरा और गांव की ओर चल दिया। जैसे ही वह लड़का उस मंदिर के बाहर वाले कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग जमा हो रखे हैं। वहां पर बहुत लोगों की भीड़ जमा हो रखी थी। उसने सोचा कि पता नहीं, जाने क्या हो गया है, जाकर देखना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ है। जब वह आ रहा था तब उसने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ, वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तब उस व्यक्ति ने बताया था कि एक बूढ़ी औरत ने कुएं में छलांग लगा दी। हालांकि उस औरत को निकाला तो जा चुका है, लेकिन उसको अभी तक होश नहीं आया है और यह भी पता नहीं चल पाया है कि वह औरत किस गांव की है और यहाँ भला कैसे पहुंची। अकेली थी या कोई उसके साथ भी था, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। पता नहीं वह औरत बेचारी कहाँ की है। उसके बच्चे उसे ढूंढ भी रहे होंगे। उसने ऐसा कदम जाने क्यों उठाया। उस लड़के को भी उत्सुकता हुई तो वह भागकर वहां पहुंचा और जब उसने वहां जाकर देखा तो भीड़ ने उस औरत के चारों तरफ एक घेरा बनाया हुआ था और बीच में वह औरत लेटी हुई थी। तो दीपक को कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब दीपक ने झांक कर देखा तो उसे पहले तो कुछ भी नजर नहीं आया, पर जब उसने भीड़ को हटाकर अंदर जाकर देखा तो उस औरत का चेहरा देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत का चेहरा देखकर वह सुन्न रह गया, क्योंकि वह औरत तो सच जानने के लिए। आइए कुछ समय पीछे चलते हैं। हे भगवान, आज तो मुझसे बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा है। कैसे होगा आज घर का काम? प्यास भी लग रही है। बहू से अगर कुछ कहूँ तो बहू भी 50 बात सुना देती है। कितनी देर से उठने की कोशिश कर रही हूँ, उठा ही नहीं जा रहा है। प्रेमवती जी मन ही मन सोचे जा रही थीं। जब उनसे खाट से बिल्कुल भी ना उठा गया तो मन मारकर मरे हुए मन से उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, राधा बेटा, एक गिलास पानी तो दे दो ज़रा। पता नहीं आज मुझसे क्यों नहीं उठा जा रहा है। इतनी देर से उठने की कोशिश कर रही हूँ, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। एक बार आवाज़ देने पर भी प्रेमवती जी की बहू ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपने कामों में लगी रही। इधर प्रेमवती जी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। उन्होंने दोबारा से आवाज़ लगाई तो उधर से बहू चिल्लाती हुई बोली, बुढ़िया,
तूने भी मेरी जिंदगी खराब ही कर रखी है। कुछ करती धरती तो है नहीं, बस जब देखो तब कोई न कोई काम बताती रहती है। यह कर ले वह कर ले, शर्म नहीं आती क्या? कभी खुद भी कुछ कर लिया कर। एक गिलास पानी तक इसको खाट में देना पड़ता है। पता नहीं मेरे कैसे नसीब थे कि इस घर में ब्याह कर आ गई। जिस दिन से आई हूँ बस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, बस बैठे बैठे ऑर्डर चलाती रहती है। बड़बड़ाती हुई राधा प्रेमवती जी के लिए पानी का गिलास लेकर आ ही रही थी कि सीढ़ियों पर से उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसको गिरता हुआ देखकर प्रेमवती जी बोली, हे भगवान, कैसे गिर गई? यह मुझसे तो वैसे भी उठा नहीं जा रहा है। फिर भी हिम्मत करके वह उठकर अपनी बहू के पास पहुंची और बोली, बेटा, ज्यादा तो नहीं लगी तेरे पैर में? ला, पैर देखा, कहाँ चोट लगी है? थोड़ा ध्यान से देखकर चला कर। अगर ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता? जैसे ही प्रेमवती जी ने अपनी बहू का पैर छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो बहू हाथ झटकते हुए बोली, जा बुढ़िया, आज तेरी वजह से गिरी हूं मैं। एक गिलास पानी तक उठकर लेकर नहीं पी सकती, ऊपर से कभी इधर आ, कभी यह कर, कभी वह कर, हुक्म चलाती रहती है। अच्छा तेरा नाम लिया, मनूस ही हो रही हो। नाम लेते ही गिर गई मैं। फिर भी उसकी बातों को नज़रअंदाज करती हुई प्रेमवती जी बोली, ज्यादा तो ना लगी तेरे राधा बेटा? चुप हो जा बुढ़िया। एकदम से गुस्से में झल्लाती हुई राधा बोली, अब पूछ रही है कि ज्यादा तो ना लगी? जब मैं मर जाती तभी चैन आता क्या तुझे? चुपचाप वहीं जाकर बैठ जा। अब तक तो तुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। जीना हराम कर रखा है मेरा। कुछ ना कुछ बताती रहती है बैठे बैठे। पर बेटा, मैंने तुमसे एक गिलास पानी ही तो मांगा था, वह भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने तुमसे पानी मांग लिया। रहने दे अब, सफाई मत दे बुढ़िया। तू तो हर वक्त बस बीमार ही रहती है। कभी तेरे हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी जुकाम तो कभी बुखार, कभी खांसी। काम करवाने के बहाने चाहिए। बैठे बैठे ऑर्डर कैसे चलाएगी फिर? कभी ठीक भी रह लिया कर। तभी अंदर से झुंझलाता हुआ अमन आया और बोला, कैसे सुबह सुबह शोर मचा रखा है घर में तुमने राधा? और यह तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? जब देखो तब तुम माँ से लड़ती ही रहती हो। कभी तो आराम से बात कर लिया करो। खबरदार जो मेरी माँ से इस तरीके से बात की तो। चिल्लाता हुआ अमन बोला। तब प्रेमवती जी ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं है, तू बहू को मत डांट, मेरी ही गलती है। चुप हो जा। जा तू जाकर अपना काम कर ले, तुझे ऑफिस के लिए भी देर हो रही होगी ना। फिर अमन वहां से चला गया तो राधा अपनी सास की तरफ आंखें दिखाती हुई बोली, तुम्हारा ही किया धरा है। मेरे पैर में इतनी चोट लग गई, पर उन्होंने एक बार भी मुझे यह तो पूछा नहीं कि तेरे पैर में चोट लगी है या नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा। ऊपर से तेरी वजह से बुढ़िया मुझे सुबह सुबह डांट सुनने को मिली। तूने ही सिखा रखा है उनको। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। हे भगवान, मुझे तो उठा ले। यह रोज की चिक चिक सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। दुखी होकर मन ही मन प्रेमवती जी ने कहा। फिर तभी ऑफिस के लिए तैयार होकर अमन वहां आ गया और प्रेमवती जी से बोला, माँ, क्या बात है? क्यों उदास बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, मैं बस इतना कह रही थी कि तू बहू के साथ बहस मत किया कर। और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं।
तुझे पता है ना वह कैसी है, तुरंत ही अपनी माँ के पास फ़ोन कर देगी और फिर उसकी माँ यहाँ आकर तमाशा करेगी। आज पड़ोसी भी सुनेंगे। मुझे रोज़ रोज़ की कलेश अच्छी नहीं लगती है। तू उससे कुछ मत कहा कर। लेकिन माँ, वह तुमसे ऐसी बात करे, यह भी तो सही बात नहीं है ना। क्या उसको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि उसे तुम्हारे साथ कैसे बात करनी चाहिए? कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो अब आदत हो गई है। वैसे भी मेरा क्या भरोसा कि मैं और कितने दिन जीऊँगी। क्या पता कितने दिन की ज़िंदगी बची है मेरी। और तू जानता तो है, वह जैसी भी है पर मन की बहुत साफ है, कोई बात मन में नहीं रखती। चल, अब तू परेशान मत हो, जा अपने ऑफिस चला जा। पर ऑफिस जाने से पहले एक बार जाकर राधा को देख तो ले कि उसको कितनी चोट लगी है। उसकी चोट पर मरहम वगैरह लगा दे और जाकर पूछ ले कि ज़्यादा दर्द तो नहीं है। अगर दर्द हो रहा हो तो बेटा जाकर उसकी दवाई ला कर दे दे। ठीक है माँ, अगर तुम कह रही हो तो जाकर उसे दवाई दिला कर लाता हूँ। वैसे वह इस लायक तो है नहीं कि उससे कुछ पूछा जाए या उसका ख्याल रखा जाए, पर फिर भी तुम कह रही हो तो एक बार देख लेता हूँ। जैसे ही अमन राधा के पास कमरे में पहुंचा तो राधा ने अमन से प्रेमवती जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया, जो कि अमन से बर्दाश्त न हुआ और उसने गुस्से में राधा के गाल पर एक जोरदार तमाचा रख दिया। बस फिर क्या था, राधा को तो जैसे बहाना चाहिए था घर छोड़कर जाने का। उसने अपने घर फ़ोन करने में एक सेकंड ना लगाई और उसने अपनी माँ के पास फ़ोन मिला दिया और रोती हुई बोली, माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, बात तो बता। बस माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तुम जल्दी से आ जाओ, तभी बात बताऊंगी। कुछ ही समय बाद राधा की माँ और उसकी छोटी बहन वहाँ पहुँच चुके थे और उधर अमन भी आज ऑफिस नहीं गया था। सुबह सुबह घर में कलेश जो हुआ था तो उसका भी ऑफिस जाने का मन ना हुआ। अब प्रेमवती जी और अमन दोनों बैठे हुए बात कर रहे थे। अमन ने अपनी माँ प्रेमवती जी से कहा, माँ, तुमने खाना खा लिया क्या? तब प्रेमवती जी बोली, खाना कहाँ खाया है बेटा, लगता है आज तो बहू ने खाना ही नहीं बनाया है, ज़्यादा ही गुस्से में है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ, मैं जाकर राधा से कह देता हूँ, वह बना देगी। तू ज़रा अपना ख्याल रखा कर, वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अमन ने अपनी माँ से कहा और कमरे में पहुंचकर राधा को आवाज़ लगाई। राधा, मैं कह रहा था कि माँ के लिए खाना करके दे दो। खाना? कौन सा खाना और कैसा खाना? तुम्हारी माँ के हाथ पैर नहीं हैं क्या, या टूट गए हैं जो उससे खुद खाना बनाकर नहीं खाया जा रहा? यह तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले नहीं सोचा था क्या कि तुम्हें खाना बनाकर कौन देगा? अब अपनी माँ से ही खाना बनवा लो, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। गुस्से में दमदमाती हुई राधा अमन से फिर से बदतमीजी करने लगी और अपनी सास प्रेमवती जी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी, जिससे अमन को फिर से गुस्सा आ गया और उसने राधा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो प्रेमवती जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको खींचकर बाहर ले आईं। अमन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा मत किया कर। अब देख ले, उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया है। वह बस आती ही होंगी और आकर यहाँ फालतू की चिल्लाएंगे। तुझे तो पता ही है कि मेरी तबीयत तो वैसे भी ख़राब ही रहती है। इतना प्रेमवती जी कह ही पाई थीं कि तभी
राधा की माँ अमन के घर आ पहुंची। प्रेमवती जी और अमन एक जगह ही थे तो उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा। गुस्से में राधा की माँ स्नेहलता चिल्लाती हुई बोली, बैठने नहीं आई हूं मैं यहाँ। कैसे तुमने मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा है। दोनों माँ बेटों ने मेरी बेटी का खून पी रखा है। ये बताओ अमन, मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तब अमन बोला, हिम्मत कैसे हुई? यह कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी। जब वह मेरी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात करती है मेरे सामने, पीछे तो वह क्या ही करती होगी जब मेरे सामने ना खाना देती है ना रोटी का पूछती है। अगर कुछ काम बता दो तो उल्टी ज़बान चलाती है। तो क्या मैं अपनी माँ के खिलाफ उसको उल्टा सीधा बोलने दूँ? फिर क्या फ़ायदा है मेरे जैसे बेटे होने का। मैं अपनी माँ की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप आ गई हैं तो राधा को अच्छे से समझा कर ही जाना। अच्छा, राधा को तो मैं समझा ही दूंगी, पर उससे पहले मुझे तुमसे अकेले में कोई बात करनी है। कुछ बातें सब लोगों के सामने करने की नहीं होती, स्नेहलता बोली। तब अमन ने कहा, अकेले में क्या बात करनी है मम्मी जी? जो बात करनी है यहाँ मेरी माँ के सामने कीजिए। और सबके सामने? क्या मतलब है आपका सबके सामने से? यहाँ सब लोग थोड़ी हैं, केवल मेरी माँ ही हैं। और आप मेरी माँ की गिनती सब लोगों में कर रहे हैं। इस बात पर अमन और उसकी सास स्नेहलता में काफ़ी देर बहस हुई, लेकिन राधा की माँ स्नेहलता ने बस अमन से अकेले में बात करने की रट लगा रखी थी। तो प्रेमवती जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरी सास को तुझसे कोई अकेले में बात करनी है तो तुम शौक से करो, मैं ही यहाँ से उठकर चली जाती हूँ। इतना कहकर प्रेमवती जी वहाँ से उठकर चली गईं और स्नेहलता और राधा की छोटी बहन ने न जाने कैसी कैसी पट्टी पढ़ाकर अमन के दिमाग में कैसी गंदगी भर दी और दोनों वहाँ से चली गईं। अगली सुबह प्रेमवती जी अपने घर में सोफे पर बैठी हुई थीं। जैसे ही अमन अपने कमरे से बाहर आया, राधा किचन में काम कर रही थी। तब प्रेमवती जी ने अमन से कहा, अमन बेटा ज़रा बहू से कहकर एक गिलास गर्म पानी करवा दे, सर में दर्द हो रहा है। तो दवाई खा लो, गर्म पानी से क्या दर्द बंद होगा? अमन ने कहा, पर बेटा मैं तो दवाई खाने के लिए ही पानी मांग रही थी। अमन बोला, दवाई तो ठंडे पानी से भी खा सकती हो तुम। और फिर राधा किचन में काम कर रही है, क्या आपको दिखाई नहीं देता? खाली तो वह नहीं बैठी है, सुबह से जब से उठती है तब से पूरे घर का काम वही तो करती है। अगर इतनी ही पानी की लगी है तो खुद गर्म कर लो ना। अपने बेटे का अपने प्रति एकदम से बदला इस तरीके का व्यवहार प्रेमवती जी कुछ समझ नहीं पा रही थीं कि जो बेटा कल तक उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था, आज एक गिलास गर्म पानी पर उसने उन्हें इतनी बातें सुना दीं। उधर राधा यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब तो प्रेमवती जी अगर अमन से किसी भी काम को कहती तो हमेशा अमन अपनी माँ से उल्टा ही बोलता। एक दिन प्रेमवती जी किचन में अपने लिए खाने को कुछ बना रही थीं कि तभी उनका हाथ लगकर एक कांच का गिलास गिरकर टूट गया। गिलास के टूटने की आवाज़ सुनकर अमन और राधा दोनों वहां आ गए और राधा अपनी सास को उल्टा सीधा सुनाने लगी। क्या कर रही थी आप यहाँ? हाथ में जान नहीं है क्या जो गिलास नहीं पकड़ सकती थी? मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। कभी देखा भी है इतना महंगा गिलास? अब इस गिलास को कौन ला कर देगा? बताओ तो ज़रा। बुढ़ा मर गया पर इस बुढ़िया को हमारे सर पर छोड़ गया। पता नहीं
कितने दिन तक हमारे सर पर नाचती रहेगी तू? एक बात बता बुढ़िया, जब तुझसे चला फिरा नहीं जाता है तो तू क्यों एक जगह बैठी नहीं रहती है? सारे घर में नाचती फिरती है। कभी यहाँ पानी गिरा दिया, कभी यहाँ गिलास तोड़ दिया। सारा दिन मेरे काम बढ़ाती रहती है। देख लो अमन, अपनी माँ की करतूत, फिर तुम मुझे ही कहते हो। प्रेमवती जी बोली, बेटा अमन। कि तभी अमन ने हाथ का इशारा करते हुए अपनी माँ को बिल्कुल चुप कर दिया और बोला, सही तो कह रही है राधा, जब आपसे कुछ काम नहीं होता तो क्यों एक जगह बैठी नहीं रहती हो, पूरे घर में नाचती रहती हो? चुपचाप बैठ जाया करो। 2 वक्त की जो रोटी मिल रही है वह चैन से खाई नहीं जा रही है क्या? कुछ दिन बाद बेचारी प्रेमवती जी सुबह जल्दी उठीं और किचन में अपने लिए चाय बनाने को जाने लगीं। तब उन्हें याद आया कि अगर फिर से कुछ गिर गया तो बहू बेटे मुझे ही सुनाएंगे। तब प्रेमलता जी ने अमन से कहा, अमन बेटा बहुत भूख लगी है, खाने के लिए बहू से कुछ लाकर दे दे या फिर 1 कप चाय ही दे दे। तो अमन बोला, हद हो गई है माँ, अभी दोपहर के 2 ही तो बजे हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भूख भी लग गई? बेचारी अभी सुबह का काम करके निच्चू भी नहीं हुई है, अब तुम्हारा ड्रामा स्टार्ट हो गया। कितनी भूख लगती है तुम्हें? ऐसा करो, खुद ही जाकर किचन में चाय बना लो। बेचारी प्रेमवती जी अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी तरफ भूखी सी नजरों से देख रही थीं। आंखों में आंसू लिए वह किचन की तरफ बढ़ गईं और अमन वहां से बाहर चला गया। जैसे ही प्रेमवती जी रसोई में पहुंची तब रसोई के गेट पर खड़ी हुई राधा बोली, कहाँ जा रही हो महारानी? प्रेमवती जी ने कहा, बेटा मुझे 1 कप चाय बनानी है, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चाय ही पी लूंगी तो कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा। अच्छा, भूख लगी है महारानी को? कितनी बार कहा है तुझे कि जब मैं किचन में रहा करूं तो मेरे आसपास मत आया कर। तुझे भी बहस है ना कि जब मैं किचन में जाऊंगी तभी तुझे किचन में काम करना होता है। अगर इतनी ही भूख लगी थी या पेट में इतनी ही आग लग रही थी तो सुबह से कुछ क्यों नहीं बनाया तूने? चल जा, अब यहाँ से चली जा। किचन में मैं तुझे नहीं आने दूंगी जब तक मेरा किचन का काम खत्म नहीं हो जाता। तब तक तो तू किचन में आने से रही, धक्का मारती हुई राधा ने कहा। कि तभी सामने से अमन आ गया और अमन को देखकर राधा बोली, देखो ना अमन, तुम्हारी माँ ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे इनसे कहो ना, यह कहीं चली क्यों नहीं जाती हैं? मुझे तो अब एक एक पल यह इस घर में बर्दाश्त नहीं होती। कम से कम तुम ही कुछ सोचो। प्रेमवती जी की आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। बहू का दिया धक्का आज बेटे को दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह अपने बेटे से क्या ही कहती, उम्मीद तो उन्हें थी ही नहीं कि अमन उनके लिए कुछ करेगा, लेकिन फिर भी ममता के वश अमन से बोली, बेटा अमन, देख ले तेरी बहू ने आज मुझे कितनी जोर से धक्का मारा है और घर से निकल जाने को कह रही है। हाँ, तू ठीक ही तो कह रही है। तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। ना तो चैन से सांस खुद लेती हो, ना हमें लेने देती हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस घर को छोड़कर चली जाओ। तुम्हें और झेलना हमारे बस की बात नहीं है। काश आज मेरा छोटा बेटा यहाँ होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ हाँ, तो चले जाओ ना उस छोटे बेटे के पास, उलाहने देती हुई राधा बोली। किसने मना किया है? जाओ तो सही, थोड़ा बहुत उसका भी खून चूसना जैसे हमारा चूस रही हो। और दोनों बहू बेटों ने प्रेमवती जी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद प्रेमवती जी अपने गांव के ही पास वाले गांव के बाहर एक सुनसान सड़क पर एक मंदिर के बाहर बने कुएं के पास कई घंटे बैठी रहीं।
और यही वजह थी कि उन्हें वहाँ कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि दूसरे गांव के बाहर ही शहर से आने वाली बसें रुका करती थीं। तो दीपक भी वहीं उतरा था। प्रेमवती जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक उनके बेटे को ऐसा क्या हो गया है, जो बेटा उनके खिलाफ अपनी पत्नी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता था। आज उस बेटे ने उस बहू के साथ मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। यह भी संजोग ही समझिए कि उसी दिन उनके छोटे बेटे का गांव आना हुआ, और जब प्रेमवती जी ने कुएं में छलांग लगाई तो जिस लड़के ने उन्हें वहां जाकर देखा था, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका अपना छोटा बेटा दीपक था, जो कई वर्षों पहले शहर में पढ़ाई करने के लिए शहर गया हुआ था और घर में अपने भैया भाभी को अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंप कर गया था। आज अपनी माँ को इस हाल में देखकर दीपक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उधर प्रेमवती जी अचेत सी धरती पर पड़ी हुई थीं। दीपक ने उन्हें जल्दी से उठाया और अस्पताल की ओर लेकर भागा। थोड़ी बहुत देर इलाज होने के बाद प्रेमवती जी को अब होश आया, और जब उन्होंने दीपक को अपने सामने पाया तो वह अपने आंसुओं पर काबू ना कर पाईं और फूट फूट कर अपने छोटे बेटे को गले लगाकर रोने लगीं। और उन्होंने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात दीपक को बता दी। दीपक को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना सगा भाई और भाभी उसकी माँ के साथ उसकी पीठ पीछे ऐसा भी कर सकते हैं। अब दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आज जैसे उसे कोई रोक ही नहीं सकता था। उसने प्रेमवती जी को साथ लिया और अपने घर पहुंचा, और घर जाकर अंदर पहुंचते ही उसने जोर जोर से अमन का नाम लेकर चिल्लाना शुरू किया। अमन, ओ अमन, कहाँ है? बाहर निकल। अमन के बाहर निकलने से पहले ही राधा बाहर आई और बोली, दीपक, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रहे हो तुम? तमीज? देखो तो कौन तमीज की बात कर रहा है। जैसे तुझे तो कितनी तमीज है कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। वैसे तुझे बोलने के लिए किसने कहा? हाँ, मैंने अपने भाई को आवाज लगाई है, तुझे नहीं, समझी? तो हम दोनों के बीच में अगर ना ही बोले तो अच्छा होगा, दीपक ने अपनी भाभी से कहा। तभी पीछे से अमन आया और बोला, दीपक, यह तू अपनी भाभी से कैसे बातें कर रहा है? सारी शर्म बेच खाई है क्या? तो दीपक ने उसे चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, तुझे तो जैसे बहुत शर्म है। शर्म नहीं आई तूने अपनी पत्नी के कहने में आकर अपनी माँ को बाहर निकाल कर फेंक दिया? एक बार भी नहीं सोचा कि उसका क्या होगा? अरे कैसा कपूत है तू। अरे जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तूने उसी माँ को इतना मजबूर कर दिया कि वह अपनी जान देने को मजबूर हो गई। अगर आज मैं नहीं आता तो तेरी वजह से मैं अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। बेशर्म, बेहया, यह तो दूसरे घर की लड़की है, पराए घर से आई है। कम से कम तू तो इनका अपना बेटा था ना। और मैं तुझे क्या ही कहूँ, अगर तुझे शर्म होती तो शायद तू यह काम कभी करता ही नहीं। तभी प्रेमवती जी बोली, नहीं बेटा, इसमें अमन की कोई गलती नहीं है। बस लग रहा है जैसे इसको किसी ने कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है और यह उन सब की बातों में आ गया। लेकिन अगर यह अब भी नहीं सुधरा तो मैं सारी जायदाद बस तेरे ही नाम कर दूंगी और एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। चल, आज से हम दोनों अलग रहेंगे, अलग बनाएंगे, अलग खाएंगे। जब दीपक ने अपने भाई को इतनी सारी बातें बताईं
और यह बताया कि आज उसकी माँ कैसे अपनी जान देने वाली थी। तो अमन के अंदर का बेटा जाग गया। वह अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। और माँ का दिल तो आप सब जानते ही हैं। माँ तो हमेशा यही चाहती है कि औलाद चाहे कितनी भी नालायक हो, बस वह खुश रहे। आज अमन रोते हुए अपनी माँ के पैरों में पड़ गया और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में किसी के बहकावे में आ गया था। उधर राधा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और आज दोनों ने प्रेमवती जी से उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और प्रेमवती जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। कि तभी राधा की माँ और बहन वहाँ आईं और राधा को जैसे ही उन्होंने कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की कोशिश की तो राधा ने उन्हें हाथ जोड़कर अपने घर से जाने के लिए कह दिया और कहा कि माँ, अगर मेरे घर आओ और सुख शांति की बात करो तो मेरे घर आना, वरना मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो नादान थी, पर आप तो समझदार थीं। आपने हमेशा मेरा घर तोड़ने की बात की। अगर आप चाहती तो उस दिन अमन को उल्टी सीधी पट्टी ना पढ़ाती और ना ही हम दोनों को दीपक और माजी के खिलाफ भड़काती। आप यहाँ से जा सकती हैं। बस एक गुजारिश है माँ, जैसी उल्टी सीधी बातें आपने मुझे सिखाई, वैसे मेरी छोटी बहन की ससुराल में जब उसकी शादी हो जाए तो उसे मत सिखाना, वरना आप मेरी तरह उसका भी घर तोड़ देंगी। और इस तरीके से आज दोनों भाई साथ रह रहे हैं। अब प्रेमवती जी अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन काट रही हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ दोस्तों एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और चैनल पर बने रहें।